के बाद शिक्षा प्रणाली, उच्च शिक्षा प्रणाली की बात करें कि स्वतंत्रता के बाद उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या चीजें आई। तो स्वतंत्रता के बाद जो बना विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, स्वतंत्रता के बाद आता है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 में जो बना विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसको हम राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्रम से लगाने के लिए ये समितियां बहुत आती हैं, राधा कृष्णन आयोग, मुदालियार, कोठारी, है ना, तो ये याद रखिए। तो 1948 में राधा कृष्णन आयोग, जिसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधा कृष्णन आयोग के नाम से जानते हैं। और देश के सामने जब आजादी के बाद, जब देश स्वतंत्र हुआ, तो अनेक चुनौतियां थी शिक्षा के क्षेत्र में भी। तो उनका सामना करने के लिए, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था का होना आवश्यक था। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में इस आयोग को स्थापित किया गया 1948 में, राधा कृष्णन आयोग के नाम से जो जाना जाता है। और जिसका कार्य क्षेत्र क्या था, भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा व्यवस्था की समस्याएं, वर्तमान परिस्थितियों का अध्ययन, उनमें सुधार और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार सुझाव देना था। ठीक है, यानी कि डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में आयोग जो स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य यही था कि विश्वविद्यालय शिक्षा की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समस्याओं को दूर करना, वर्तमान परिस्थिति का अध्ययन करना और उनमें नए सुधार करना और भविष्य की जो आवश्यकताएं हैं उसके अनुरूप इनको लोगों को सुझाव देना, ये इसका काम था। तो डॉक्टर राधाकृष्णन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके थे और बाद में भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बनते हैं। तो आयोग ने केवल उच्च शिक्षा के बारे में सुझाव दिए, यानी कि इस आयोग ने न केवल उच्च शिक्षा के बारे में अपना सुझाव दिया, बल्कि माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था के बारे में भी टिप्पणी की। तो उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा व्यवस्था की सबसे कमजोर कड़ी है और इसमें हमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है, ये राधाकृष्णन कमीशन के द्वारा कहा गया। ठीक है, तो आयोग ने 12 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा का सुझाव दिया और कहा कि विश्वविद्यालय में प्रवेश इंटरमीडिएट के बाद हो। ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग ने ये सिफारिश की कि इंटरमीडिएट जो विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश हो वो इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद हो। तो इस आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना करने और माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के एकीकरण का सुझाव दिया था। ठीक है, तो राधा कृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय आयोग ने माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के एकीकरण का सुझाव दिया, दोनों का, माध्यमिक और उच्च का एकीकरण का सुझाव दिया, जो स्वतंत्रता के बाद थी वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने दिया। तो आयोग ने अखिल भारतीय शिक्षा आयोग स्थापित करने का सुझाव दिया और इस आयोग ने ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करने की भी अनुशंसा की। ठीक है, ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करने की अनुशंसा इस आयोग के द्वारा की गई। 1952 में, हाँ, तो मुदालियर आयोग हुआ 1952 में। ठीक है, लक्ष्मी सागर मुदालियर की अध्यक्षता में बना। और उसके बाद एक भावनात्मक एकता समिति 1961 में ये समिति बनी और इस समिति को संपूर्णानंद की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य भावात्मक एकता को बल देना था। और इसने युवाओं के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों का गहन अध्ययन किया और उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने का सुझाव दिया। यानी जो भावनात्मक एकता समिति थी, जिसके अध्यक्ष थे संपूर्णानंद, 1961 में जो समिति बनी और जिसका मुख्य उद्देश्य था भावनात्मक एकता को बढ़ावा देना, बल देना और युवाओं के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों का गहन अध्ययन किया जाना चाहिए और उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहिए, ऐसा इसके द्वारा सुझाव दिया गया। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो भारत की नियति, इसमें कहा गया कि भारत की नियति को इसकी कक्षाओं में साकार रूप दिया जा रहा था, ये इसका एक लोगो था, स्लोगन था। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बना। इस आयोग को कोठारी कमीशन के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहा जाए या कोठारी कमीशन कहा जाए। ठीक है, तो
इस आयोग को कोठारी कमीशन भी कहा गया। और स्वतंत्र भारत में शिक्षा की समस्याओं पर विचार करने हेतु 1948 में विश्वविद्यालय आयोग राधाकृष्णन की नियुक्ति हुई। उसके बाद मुदालियर कमीशन 1952 में आता है। उसके बाद 1964 से 66 में भारत की केंद्रीय सरकार ने शिक्षा प्रणाली को एक नया आकार देने के लिए, एक नई दिशा देने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उस समय के अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। ठीक है, जिसको हम कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं। तो ये कोठारी आयोग के नाम से ये जाना गया, जिसमें क्या था, कुल 17 सदस्य थे इस आयोग में, जिसमें 6 विदेशी वर्ग के सदस्य थे और इसके कार्यकाली दल के भी सदस्य बनाए गए। तो इस आयोग को भारत के शिक्षा इतिहास में सर्वाधिक गहन अध्ययन माना जाता है। यानी जो कोठारी आयोग था, भारत की शिक्षा आयोग अध्ययन, शिक्षा के क्षेत्र में या इतिहास में सर्वाधिक गहन अध्ययन कोठारी को माना गया, और जिसने अपनी रिपोर्ट सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए एक ठोस सुझाव भी दिए इन्होंने अपनी रिपोर्ट में। तो इस आयोग को शिक्षा और राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट नामक रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यानी कोठारी आयोग को शिक्षा और राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। और इस आयोग का जो मुख्य प्रयोजन थे, उद्देश्य थे, यानी कि कुछ जो सिफारिशें थी, अनुशंसाएं थी, वो क्या था। कोठारी आयोग ने कहा कि शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी में सुधार होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास किया जाना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की शिक्षा में गुणात्मक विकास किया जाना चाहिए। शिक्षा स्तरों का विकास। आयोग ने शोध रिपोर्टों के निरीक्षण और साक्षात्कार तथा प्रश्नावली जैसी विधियों को अपनाने की बात की। तो ये कोठारी कमीशन के द्वारा ये सारी चीजें की गई। उसके बाद कुछ अन्य चीजें भी थी कोठारी कमीशन की। तो इसमें क्या था, राष्ट्रीय शिक्षा और अनुसंधान परिषद NCERT को भारतीय स्तर पर विद्यालयी शिक्षा का भार सौंपा जाए। ठीक है, इसने कहा, कोठारी कमीशन ने ही ये कहा कि जो NCERT है वो उसको भारतीय स्तर पर विद्यालयी शिक्षा का भार सौंपा जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा था केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CABA को और अधिकार दिए जाए। स्थापना कब हुई थी CABA की? कल पढ़ा था, CABA की स्थापना कब हुई थी? 1935। शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना जाए, कोठारी कमीशन के द्वारा कहा गया, और जिसके लिए राष्ट्रीय सरकार नेशनल एजुकेशन नीति बनाए तथा राज्य सरकार स्टेट एजुकेशन नीति बनाए। ठीक है, राष्ट्रीय सरकार नेशनल एजुकेशन नीति बनाए और राज्य सरकार स्टेट एजुकेशन नीति बनाए, इसलिए शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना जाए। ठीक है, इसने कहा 3 वर्ष का डिग्री कोर्स, 4 वर्ष का ऑनर्स डिग्री कोर्स का प्रस्ताव इसने दिया। ठीक है, 3 वर्ष का डिग्री और 4 वर्ष का ऑनर्स डिग्री कोर्स का प्रस्ताव कोठारी ने ही दिया। और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए भारतीय शिक्षा सेवा प्रारंभ करने का सुझाव दिया। केंद्र सकल घरेलू उत्पाद का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए, कोठारी आयोग के द्वारा कहा गया। यानी कि जो GDP का सकल घरेलू उत्पाद का 6% शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, और राज्य सरकारें अपने बजट का 6% खर्च करें शिक्षा पर। और यह प्रस्ताव केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों के लिए ये दिया गया कोठारी के द्वारा। ठीक है, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार उच्च शिक्षा पर, राज्य सरकार प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दे। यानी ये कहा गया इसमें कि केंद्रीय सरकारें और राज्य सरकारें उच्च शिक्षा पर दोनों मिलकर उच्च शिक्षा पर ध्यान दें, और राज्य सरकारें प्राथमिक और माध्यमिक पर ध्यान दें। ठीक है, कुछ विशिष्ट विश्वविद्यालयों में शिक्षा के कार्यक्रमों के लिए शिक्षा के विभाग को स्थापित करवाए जाने की अनुशंसा की गई। और सब राज्यों में कम्प्रिहेंसिव कॉलेजेस को शिक्षण ट्रेनिंग के लिए स्थापित किया जाना चाहिए। और प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के लिए न्यूनतम योग्यता स्थापित करना, ये इनके द्वारा कहा गया। और प्राथमिक शिक्षण के लिए सेकेंडरी स्कूल कोर्स के साथ 2 वर्ष का प्रशिक्षण, इसकी भी बात इन्होंने की। और माध्यमिक शिक्षा यानी स्नातक होने के साथ साथ प्रारंभिक प्रशिक्षण 1 वर्ष होना चाहिए, ये इसके द्वारा कहा गया। और उच्च शिक्षा में 1 वर्ष का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम लागू किया जाना चाहिए।
ठीक है। तो अध्यापकों के लिए अलग से न्यूनतम वेतन लगाया जाना चाहिए, ये सारी बातें कोठारी आयोग के द्वारा कही गई। तो कोठारी आयोग ने पाठ्यक्रम में सुधार, अन्वेषण, नेतृत्व क्षमता और जनशक्ति, सामाजिक न्याय आदि के संदर्भ में अपनी सिफारिशें दी। और इसलिए जिसका क्या उद्देश्य था कि युवा वर्ग लाभान्वित हो सके, अपनी प्रगति में योगदान दे सके। ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है, एक कार्यक्रम आया त्रिभाषी सूत्र कार्यक्रम। त्रिभाषा सूत्री कार्यक्रम क्या था? 1968 में ये कार्यक्रम हुआ, त्रिभाषा सूत्री। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालयों ने राज्यों के साथ विचार विमर्श करके त्रिभाषा सूत्र की घोषणा की। राज्यों के साथ विचार विमर्श करके त्रिभाषा सूत्र की घोषणा की, और जिसके अनुसार क्या था, त्रिभाषा का सूत्र का मतलब कि हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और आधुनिक भारतीय भाषा, विशेषतया दक्षिण भारतीय भाषाओं, यानी कि एक मतलब दक्षिण भारतीय भाषाओं में से एक कोई, और गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और किसी एक जो क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण कार्य होना चाहिए। ठीक है। ये त्रिभाषा का मतलब कि जो 3 भाषाओं का ज्ञान, यानी कि हिंदी, अंग्रेजी। ठीक है। जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उनको हिंदी, अंग्रेजी के साथ साथ एक गैर हिंदी भाषी राज्य, यानी कि एक आधुनिक भारतीय, मतलब जो दक्षिण भारत की कोई एक भाषा, इन भाषाओं में से एक, इन तीनों का इनका ज्ञान प्रदान करना चाहिए। और जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं उनमें हिंदी, अंग्रेजी और किसी एक क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। ऐसा उन्होंने सिफारिश त्रिभाषा सूत्र में किया गया। यह निर्णय 1966 में प्रकाशित कोठारी कमीशन की सिफारिशों के आधार पर लिया गया, और तमिलनाडु सरकार ने इस सूत्र को नहीं अपनाया था। ठीक है। तो तमिलनाडु ने नहीं बताया। और ये जो चीज आई त्रिभाषा सूत्री कार्यक्रम का आधार क्या था? ये कोठारी कमीशन की ही जो सिफारिश थी उसी के आधार पर एक कार्यक्रम 1968 में लॉन्च हुआ। उसके बाद 10+2+3 शिक्षा पद्धति को अपनाना। 10+2+3 शिक्षा पद्धति, यानी वर्ष 1972 में शिक्षा सचिव और सार्वजनिक निर्देश के निर्देशकों के सम्मेलन में 10+2+3 शिक्षा पद्धति को देश भर के लिए औपचारिक रूप से अपनाने की उद्घोषणा कर दी गई। ठीक है। तो इसके तुरंत बाद शिक्षा और सामाजिक कल्याण मंत्रालय ने डॉक्टर पीडी शुक्ला की अध्यक्षता में इस पद्धति को लागू करने के बारे में सुझाव दिए और एक राष्ट्रीय समिति नियुक्त की गई। तो 1917 में जो स्थापित सैडलर कमीशन था, ठीक है, इसकी भी हमने बात की, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जो जाना जाता है, उस आयोग को 10+2+3 शिक्षा पद्धति का अग्रगामी माना जाता है। ठीक है। यानी कि 1917 का जो सैडलर कमीशन, जो कलकत्ता आयोग के नाम से जानते हैं, उसने 10+2+3 शिक्षा पद्धति को की शुरुआत का ये फार्मूला दिया था शुरुआत में। ठीक है। और उसके बाद विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 और भारतीय शिक्षा कमीशन 1966 ने अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से ऐसे सुझाव दिए, यानी कोठारी ने भी दिए, और राधा कृष्णन आयोग जो 48 से 49 तक चला बना, इसने भी यानी अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से इसका सुझाव दिया। लेकिन जो अगर देखो क्वेश्चन इस तरह से आता है, तो अगर सैडलर आयोग का नाम है तो हमारा पहला आंसर सैडलर आयोग होगा, क्योंकि शुरुआत उसी ने की, सैडलर आयोग से हुई। उसके बाद उसी पद्धति को आगे इन लोगों ने अपनाने का सुझाव जरूर दिया कि हाँ वही पद्धति चलनी चाहिए। और पूरे भारत में 1972 में सार्वजनिक रूप से इस पद्धति को लागू कर दिया गया था, अपनाने की घोषणा कर दी गई थी। ठीक है। पीडी शुक्ला की अध्यक्षता में इसको लागू करने का सुझाव दिया गया। समवर्ती सूची में शिक्षा, एजुकेशन इन कंकरेंट लिस्ट, यानी 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। ठीक है। जो संविधान में सूचियां हैं, तो 1976 से पहले शिक्षा मुख्य रूप से क्या थी? राज्यों के अधिकार में थी। ठीक है। शिक्षा पर राज्य अपना खर्च कर सकते थे, राज्य जितना खर्च करता था, लेकिन केंद्र का उसमें हस्तक्षेप नहीं होता था। ठीक है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जिस स्तर पर शिक्षा का विकास और प्रयास किया जाना था, उससे सिर्फ राज्य उस पर खर्च करे, इससे ये संभव नहीं था। तो इस चीज को देखते हुए क्या हुआ, शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बना दिया। समवर्ती सूची में सभी जानते हैं क्या होता है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ध्यान दे, जिससे कि केंद्र भी अपना शिक्षा पर खर्च करे और राज्य भी खर्च करे, दोनों उसके विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। तो वो समवर्ती सूची में इसलिए शिक्षा को शामिल किया गया। ठीक है। तो केंद्र और राज्य दोनों इसके लिए नीतियां निर्धारित कर सकें, उसके अनुसार शिक्षा के परिणात्मक और गुणात्मक विकास में वांछित अपना योगदान दे सके। ये सारा करने के लिए शिक्षा को 1976 में समवर्ती सूची में शामिल किया गया।
ठीक है। अब बात आती है देश में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी 1968 में। देश में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में बनती है। 24 जुलाई 1968 को भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई, 24 जुलाई 1968 को। और ये पूर्ण रूप से किस पर आधारित थी? कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर ही आधारित थी। यानी कि कोठारी आयोग में ये प्रस्ताव, ये अनुशंसाएं, ये सिफारिशें दी गई थी कि देश में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बननी चाहिए। तो ये उसी प्रतिवेदन पर एक तरह से ये आधारित था। ठीक है। सामाजिक दक्षता, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समाजवाद की स्थापना, समाजवादी समाज की स्थापना करने का लक्ष्य इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिया गया। और इस प्रणाली का रूपांतर कर, इसमें शिक्षा प्रणाली का मतलब रूपांतर करके 10+2+3 पद्धति का विकास करना, जो 1972 में लागू हो गई थी। 1972 में ये लागू हुई थी, लेकिन यहाँ पर इसमें कहा गया कि 10+2+3 पद्धति का विकास किया जाए, हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में विकास किया जाए, और शिक्षा के अवसरों का समान प्रयास किया जाए, विज्ञान और तकनीकी शिक्षा पर बल दिया जाए, और नैतिक और सामाजिक मूल्यों के विकास पर भी जोर दिया जाना चाहिए। तो ये प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 24 जुलाई 1968 को घोषित होती है। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बनी, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बनती है। तो उस समय सर्वप्रथम सरकार ने तत्कालीन शिक्षा का सर्वेक्षण कराया और इसको शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य नाम का एक मतलब शीर्षक दिया गया, शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य। तो नाम से 1983 में इस सर्वेक्षण को प्रकाशित कराया गया। ठीक है। जो प्रथम शिक्षा नीति बनी 1968 से 1983 तक का जो विकास हुआ शिक्षा के क्षेत्र में, उसका जब सर्वेक्षण कराया गया, वो नीति और वो प्रकाशित हुई 1983 में। और जिससे कि क्या हो, इसलिए सर्वेक्षण कराया गया क्योंकि केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों का ध्यान इस ओर जा सके। तो इसी को कुछ लोग गलती से दूसरा शिक्षा नीति भी मान लेते हैं, लेकिन ये दूसरी शिक्षा नीति नहीं थी। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में ही बनी। तो ये क्या थी, पहली जो शिक्षा नीति लागू हुई उसी का एक सर्वे था, सर्वेक्षण करा करके 1983 में एक रिपोर्ट दी गई थी। तो 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो भी काफी सीमा तक कोठारी आयोग के प्रयोजन और अनुशंसाओं को के आधार पर ही बनी थी। उसमें भी उन्हीं की बातों को ध्यान रखा गया। और राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में संविधान की मूल धारणा जो थी क्या थी कि एक स्तर तक बिना किसी भेदभाव के सभी को समान शिक्षा उपलब्ध होना चाहिए, जो हमारे संविधान में वर्णित है। तो इस सिद्धांत को दूसरी शिक्षा नीति में लागू किया गया। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आने वाले समय का महाअधिकार पत्र कहा गया, यानी मैग्ना कार्टा कहा गया। 1986 की शिक्षा नीति, ये भी ध्यान रखना कि कौन सी शिक्षा नीति मैग्ना कार्टा कही गई आने वाले समय का, तो 1986 की शिक्षा नीति थी। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात इसमें कही गई। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की पद्धति पर मुक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ अध्ययन पर बल दिया गया। शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच भी कहा जा सकता है, और इसको समानता के लिए शिक्षा की अवधारणा भी कहा जाता है। सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य और मूल्यों पर आधारित शिक्षा पर इसमें बल दिया गया। शिक्षा का आधुनिकीकरण और व्यवसायीकरण की बात कही गई, और शिक्षकों की शिक्षा, टीचर्स एजुकेशन की बात का विशेष रूप से इसमें उल्लेख किया गया। ठीक है। तो टीचर्स एजुकेशन की बात संविधान 21 शिक्षा नीति में कही गई, तो वो दूसरी शिक्षा नीति में कही गई। और किसी भी देश के लोगों का स्तर उनके अध्यापकों के स्तर से ऊंचा नहीं हो सकता है, ऐसा इसमें कहा गया। समान शिक्षा संरचना 10+2+3 लागू होनी चाहिए। इसमें प्रथम 10 वर्ष की शिक्षा को आधारभूत पाठ्यक्रम कहा गया, और जिसके द्वारा राष्ट्रीय मूल्यों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके। ठीक है। और 10+2 स्तर पर प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए तैयार करना और व्यावसायिक शिक्षा को प्रदान करना इसमें कहा गया। ठीक है। तो ये तमाम तरह की अनुशंसाएं दिए गए, और इसमें 10+2 स्तर पर छात्रों को उच्च शिक्षा का ज्ञान प्राप्त कराया जाना चाहिए। चिकित्सा, न्याय, कृषि विज्ञान, तकनीकी का ज्ञान प्राप्त कराना चाहिए, और प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए, जो बाकी विद्यालयों के लिए आदर्श विद्यालय होगा। और उच्च शिक्षा को सुलभ करने के लिए मुक्त या खुले विश्वविद्यालय की स्थापना करनी चाहिए। और भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है,
तो कहते तकनीकी स्तर की तकनीकी संस्थाओं को बंद किया जाना तथा उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ऐसा इनमें कहा गया। ठीक है, तो परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार किया जाए और तत्कालीन परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार करना, उसको सतत बेनी निरंतरता उसमें बनाए रखना, उसका बाह्य मूल्यांकन करना, ग्रेड सिस्टम या व्यवस्था लागू करना ताकि मूल्यांकन में विश्वसनीयता बनी रहे, ये सारी अनुशंसाएं दूसरी शिक्षा नीति में दी गई। और शिक्षा में सुधार के हेतु प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट स्थापित करना और कुछ तो CTE में उन्नत करना और कुछ को CASES में समुन्नत करना, ये सारी बातें इसमें कही गई। और राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद NCTE को स्वायत्त दर्जा देने की बात दूसरी शिक्षा नीति में कही गई। जो NCTE की फुल फॉर्म क्या हुआ था? राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद। और वर्ष 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में कुछ और सुधार करने के लिए एक नया दस्तावेज प्रस्तुत किया गया जिसको प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में कुछ सुधार करने के लिए एक नया दस्तावेज जो था जिसको POA कहा गया। ठीक है, तो ये दूसरी शिक्षा नीति की बात हुई। ठीक है, और उसके बाद दूसरी देखो, ये जो दूसरी 1992 में जो दूसरी शिक्षा नीति थी, ठीक है, दूसरी शिक्षा नीति को कुछ लोगों ने क्या मान लिया कि तीसरी शिक्षा नीति समझ लिया। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना 1992 POA जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, जो 1992 में आई। ठीक है, तो ये जो प्लान ऑफ एक्शन था, कार्य योजना था, ये 1900 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ये घोषणा की गई थी कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद, ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद कार्यान्वयन और परिणामों की समीक्षा की जानी चाहिए। मतलब कोई भी कार्य हुआ, कोई भी शिक्षा नीति में कितना सुधार, उन नीतियां वो कितनी अधिक लागू हुई, ठीक है, वो नीतियां कितनी लागू हुई, कितना वो जमीन पर जमीनी स्तर पर उन्होंने कितना कार्य किया, तो इस सब की समीक्षा के लिए हर 5 वर्ष के बाद एक इसके कार्यान्वयन और परिणामों की समीक्षा की जानी चाहिए। तो इसके लिए ये क्या हुआ कि इसके लिए उन्होंने जो एक कार्य किया, जो 1992 की ये नीति, 1992 की जो नीति आई, एक मिनट डीजे फोन आ रहा था। तो सरकार ने केवल जब मतलब ये घोषणा तो ये हुई थी कि 5 वर्ष बाद हम उसकी समीक्षा करेंगे कि कितनी नीतियां लागू हुई, कितना क्या हुआ और कितना कार्य शेष रह गया, कहाँ तक हमारी प्रगति हुई। लेकिन सरकार ने क्या किया, 3 वर्ष बाद ही 1990 में इसकी समीक्षा हेतु आचार्य राममूर्ति समिति की समिति की स्थापना कर दी। ठीक है, आचार्य राममूर्ति समीक्षा समिति 1990 में जो बनी, इसकी स्थापना की और उसकी समीक्षा से ही पूर्व वर्ष 1992 में जनार्दन रेड्डी समिति की स्थापना कर दी गई और तब इन दोनों के समायोजन से वर्ष 1986 की राष्ट्रीय नीति में कुछ संशोधन किए गए। ठीक है, तो जो 1900 जिसको नाम क्या दिया गया, संशोधित राष्ट्रीय नीति, संशोधित राष्ट्रीय नीति कहा गया। तो और ये जो था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 विद मॉडिफिकेशन अंडरटेकन इन 1922, इस नाम से इसको प्रकाशित कराया गया। तो इसी को कुछ लोगों ने क्या समझा, भूल से राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहा कि ये तीसरी राष्ट्रीय नीति हो गई। तो वो तीसरी शिक्षा नीति ना होकर के, राष्ट्रीय नीति ना होकर, जो 1986 की शिक्षा नीति थी उसी में सरकार के द्वारा कुछ इन समितियों के द्वारा, राममूर्ति समिति और इनके द्वारा कुछ संशोधन किए गए और वही संशोधित होकर पुनः प्रकाशित होती है। तो वो संशोधित शिक्षा नीति 1986 की थी, ना कि नई शिक्षा नीति। ठीक है,
तो शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व की विषय वस्तु इसमें बताया गया और शिक्षा को उत्तम निवेश माना गया। 1966 और वर्ष 1986 की अनुशंसाओं की तरह शिक्षा में 6 या उससे अधिक प्रतिशत की निवेश की बात कही गई, यानी 6% जो भी हमने कहा जीडीपी का 6% शिक्षा पे खर्च होना चाहिए, ये बातें इसमें कही गई। पूरे देश में +2 को अधिक संगठित बनाना, समग्र साक्षरता पर बल देना, राष्ट्रीय साक्षरता योजना को निर्धनता निवारण, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, छोटा परिवार, ये सारी चीजों को प्रोत्साहित करना, बेरोजगार स्वरोजगार की आवश्यकता पर आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का बढ़ावा करना, ठीक है, निरीक्षरों को साक्षरता और सतत साक्षर कार्यक्रम लागू करना, और जो भी अन्य ब्लैक बोर्ड शिक्षा योजना में अधिक मूल और प्रायोजनिक सुधार करना, और जिससे प्राथमिक विद्यालयों को में ये सारी चीजें लागू किया जा सका, ठीक है। और परीक्षा और मूल्यांकन में सुधार है तो राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन बनाना, राष्ट्रीय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए भी जो बना इसी का परिणाम था, यानी इसी नई दूसरी शिक्षा नीति जो 86 की थी उसी के परिणाम, उसी के तहत एनटीए को बनाया गया। भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE को और सुदृढ़ किया गया, और 1993 में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 1993 में NCTE को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और प्राथमिक शिक्षा हेतु ब्लैक बोर्ड निःशुल्क योजना बनाई गई, और मूल्यांकन परीक्षा प्रणाली में काफी सुधार किए गए। शिक्षा शिक्षण केंद्र स्थापित किए गए, लेकिन इसमें कुछ सीमाएं भी थी इस नीति में। ये क्या था, इसमें असमान शिक्षा व्यवस्था वर्ष 1976 में संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को संवर्ण सूची में शामिल किया गया था, 1976 में अभी हमने पढ़ा। लेकिन इस नीति में क्या हुआ, राज्य सरकारों के कर्तव्यों को निश्चित नहीं किया गया, और कार्य राष्ट्रीय शिक्षा द्वारा किया जाना चाहिए। मतलब ये कार्य कौन करता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति करती, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ये कार्य नहीं किया। मतलब उसने ये निर्धारित नहीं किया कि राज्य सरकार के क्या कार्य होंगे, केंद्र सरकार के क्या कार्य होंगे, ठीक है। तो ये सारी कुछ सीमाएं भी इनकी थी। उसके बाद अगली समिति जो आती है, आचार्य राममूर्ति समिति आती है 1990 में। जो भी हमने पढ़ा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन प्रस्तुत करने के लिए इस समिति को गठित किया गया था, ठीक है, ये सिफारिश के लिए इसको गठित किया गया था। और मॉड्यूलर और शिक्षा और सेमेस्टर पद्धति और कौशल विकास से संबंधित थी ये, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट से संबंधित थी। गणनाम समिति 1993 में बनी, गणनाम समिति। इस समिति ने अकादमिक उत्कृष्टता को सुनिश्चित करने के लिए लचीलापन और स्वायत्तता की सिफारिश की, और इस समिति ने सम विश्वविद्यालयों यानी डीम्ड यूनिवर्सिटी की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए अनुशंसा की, यानी कहा कि डीम्ड विश्वविद्यालय जो बढ़ते जा रहे हैं उनकी अनुशंसा को, उनको नियंत्रित करने की सिफारिश इसमें की गई। इसके अलावा गणनाम समिति ने उच्चतर शिक्षा पर राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की, आवश्यकता शिक्षा की गुणवत्ता को विनियमित करने और विश्वविद्यालय प्रणाली में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने का सुझाव गणनाम समिति के द्वारा दिया गया। 1993 में यह समिति बनी। फिर अगली आती है लिंग 2 समिति 2006 में। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार छात्र संघ चुनाव में सुधार के लिए और छात्र राजनीति में धन और बाहुबल से छुटकारा दिलाने के लिए 2006 में लिंग 2 समिति की स्थापना की, और उच्च न्यायालय और उनकी सभी अनुशंसाओं को उच्च न्यायालय के द्वारा माना भी गया। फिर तीसरा बनता है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, नेशनल नॉलेज कमीशन। नेशनल नॉलेज कमीशन राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने उच्च शिक्षा के विकास हेतु सुझाव दिए, जिससे कि भारत को विश्व शिक्षा में श्रेष्ठ बनाया जा सके और छात्रों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जा सके। इसके लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग बना। इसका उद्देश्य क्या था, भारत को उत्साहपूर्ण समाज बनाना, एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो हमारे देश में स्पर्धा को बढ़ाए, इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को, ठीक है। तो उच्च शिक्षा में अधिक शोध कार्य किए जाने की आवश्यकता है, ताकि शिक्षा के द्वारा समाज का विकास हो, चौमुखी विकास हो। इसके लिए उच्च शिक्षा की ये नेशनल नॉलेज कमीशन बना, ठीक है। तो इस विशाल कार्य को ध्यान में रखते हुए 2005 से 2008 3 वर्ष के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन हुआ। 5 से 8 3 वर्ष के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन हुआ। इस समिति के अध्यक्ष थे कौन, सैम पित्रोदा थे। ये भी ध्यान रखना, अध्यक्ष कौन थे, नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 में बना, अध्यक्ष थे सैम पित्रोदा। और निम्नलिखित जो सिफारिशें दी गई वो क्या थी, नई अर्थव्यवस्था विश्वीकरण के परिवेश में बहुअनुशासनिक और व्यवसायिक लोगों की मांग को पूरा करने हेतु पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने की बात कही गई। यानी कि उन्होंने कहा कि नई अर्थव्यवस्था के अनुसार जो ग्लोबलाइजेशन की तरह के तहत मतलब बहुत
जो व्यवसायिक लोगों की मांग है कि ऐसे पाठ्यक्रम होने चाहिए, व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को का समावेश होना चाहिए, इसलिए पाठ्यक्रम में परिवर्तन की बात इसने कही। उच्च शिक्षा में प्रवेश करने वाले अनुपात को 7% से बढ़ाकर 15% तक ले जाने की बात इसने कही, नेशनल नॉलेज कमीशन ने। और इसलिए देश भर में वर्ष में 2015 तक विश्वविद्यालयों की कुल संख्या 1500 तक होनी चाहिए, ऐसा इसके द्वारा कहा गया 2005 में। दीर्घकालिक अवस्था में 50 विश्वविद्यालय स्थापित करना सरकार द्वारा निजी प्रायोजकों के द्वारा ये कहा गया। और शिक्षा संबंधी संसाधनों के आवंटन के मानक निर्धारण और सामरिक वरीयताओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने की बात कही। भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश की अनुमति की बात कही गई। विश्वविद्यालय पर से कॉलेजों की संबद्धता के बोझ को कम करना, शिक्षा का विनिमय ढांचा बदलना। इस समिति ने उच्च शिक्षा के गिरते स्तर को रोकने और भविष्य में इसके प्रसार हेतु स्वतंत्र उच्च शिक्षा विनिमय प्राधिकरण की स्थापना की बात की। सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 1.5% उच्च शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, ये इसमें कहा गया 1.5%। सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 1.5%, टोटल 6% शिक्षा पर, पूरी शिक्षा पर होना चाहिए, लेकिन जो उच्च शिक्षा पर 1.5% होना चाहिए सकल घरेलू उत्पाद का, इसने कहा नेशनल नॉलेज कमीशन ने। ठीक है, उसके बाद वर्ष 2006 में ये प्रतिशत 0.7 था, यानी वर्ष 2006 में उच्च शिक्षा पर 0.7% खर्च होता था। ठीक है, जबकि इन्होंने कहा कि 1.5% खर्च होना चाहिए, सबको सुलभ शिक्षा उपलब्ध करवाना ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अनुशंसाओं को पूरा करने के लिए 3 महत्वपूर्ण बिंदु थे। क्या था? वर्तमान व्यवस्थाओं के अंदर सुधार करना, नीतियों में परिवर्तन करना और संविधान संशोधन। ये 3 चीजें थी जिसके तहत अपनी अनुशंसाओं को पूरा कर सकता था। ठीक है, उसके बाद उच्च शिक्षा के नवीकरण और पुनर्भवन सलाहकार समिति बनी 2009 में। इसको यशपाल समिति के नाम से जानते हैं, यशपाल समिति कहें या उच्च शिक्षा के नवीकरण और पुनर्भवन सलाहकार समिति कहा गया। प्रसिद्ध शिक्षा विधि और यूजीसी के पूर्व प्रोफेसर जो थे यशपाल जी ने इस समिति के अध्यक्ष थे। और इस समिति के जो उद्देश्य थे, सुझाव थे, वो क्या थे कि राष्ट्रीय उच्च संस्थान तथा अनुसंधान आयोग की स्थापना की बात कही गई। ठीक है, राष्ट्रीय उच्च संस्थान और अनुसंधान आयोग की बात कही गई। इसमें उच्च शिक्षा को व्यवस्थित करने के लिए इस समिति ने यह कहा कि राष्ट्रीय उच्च संस्थान और अनुसंधान आयोग स्थापित हो, जैसे कि, और अपनी रिपोर्ट, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में यूजीसी और AICTE जैसी उच्च नियामक संस्थाओं को समाप्त कर इन्हें प्रस्तावित राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग के दायरे में लाने की सिफारिश की। जो NCHER है, जो अभी आपने देखा कि जो नई शिक्षा नीति अब आई 20 में, उसमें ये बनकर आया है, ये दोनों को हटा मिला करके NCHER बना दिया गया। ठीक है, तो वही ये सिफारिश यशपाल समिति के द्वारा की गई। विश्वविद्यालय का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जहां प्रबंधन, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, विज्ञान सभी विषयों को पढ़ाया जाए और इन विषयों को पढ़ाने के लिए अलग अलग शिक्षा संस्थान खोलने की आवश्यकता ना हो, ऐसा ये यशपाल समिति के द्वारा कहा गया। डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने के संबंध में सुव्यवस्थित प्रक्रिया होनी चाहिए ताकि मनमाने तरीके से विश्वविद्यालय नहीं खोले जा सके। इस समिति ने भारत में विदेशी विश्वविद्यालय खोलने की सावधानी बरतने की सलाह दी और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT और भारतीय IIM जो है को विश्वविद्यालय की तर्ज पर विकसित करने की सिफारिश करी गई। IIT और IIM में प्रवेश परीक्षा ग्रेजुएट एग्जाम की पद्धति पर किए जाने चाहिए और जिससे कि किसी भी छात्र विशेष क्षेत्र में छात्र की दक्षता को हम परख सकें। ये सारी जो सिफारिशें दी गई यशपाल समिति के द्वारा दी गई। ठीक है, उसके बाद अगली जो समिति थी शर्मा समिति। शर्मा समिति में क्या कहा गया? शर्मा समिति, इसके अंतर्गत भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा के विषय में विचार विमर्श किया गया। समिति ने विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों की स्थापना करने की सिफारिश की और इस समिति ने तकनीकी शिक्षा का विस्तार करने, उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर बल दिया और सुझाव दिया। ठीक है, और इसकी सिफारिश की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2000 यानी हर वर्ष बुनियादी विज्ञान में अनुसंधान पर 500 करोड़ रुपए खर्च करने की बात इसमें कही गई। ठीक है, 2011 में अनिल काकोदकर समिति बनी 2011 में और इस समिति ने देश में तकनीकी शिक्षा में सुधार करने की
नीति को स्पष्ट रूप देने की सिफारिश की। यानी इसने कहा कि तकनीकी शिक्षा में सुधार देने पर जोर दिया इसने, अनिल काकोदकर समिति ने। ठीक है। और समिति ने प्रत्येक संस्था में अनुसंधान के लिए 2% बजट निर्धारित करने का सुझाव दिया। केबी पवार समिति बनी 2012 में। यूजीसी द्वारा गठित इस समिति ने उच्च शिक्षा में सार्वजनिक निजी भागीदारी, जो पीपीपी मॉडल होता है जिसको हम कहते हैं ना पीपीपी मॉडल, तो वो सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर इसमें वो उसकी भागीदारी का सुझाव दिया कि पीपीपी मॉडल पर सार्वजनिक भागीदारी होनी चाहिए, निजी भागीदारी उच्च शिक्षा में होनी चाहिए। ठीक है। तो इसने मॉडल आधारित शिक्षा की बात की, आधारभूत ढांचा मॉडल की बात की, आउटसोर्सिंग मॉडल की बात की शिक्षा में, और ये सारी चीजें इसने 2012 की जो रिपोर्ट थी उसके द्वारा कहा गया। फिर सरकार ने वर्ष 2016 में यूजीसी ने डिक्लेरेशन ऑफ गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन गाइडलाइन 2016, इस नाम से एक पहल के अंतर्गत उच्च शिक्षा में गुणवत्ता पर कुछ ध्यान देने का प्रयास किया। 2018 तक जब ऐसे पहले 6 संस्थान नामित किए गए जिन्हें विश्व स्तर के संस्थानों के स्थान पर इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस के रूप में नामित किया गया। तो तमाम तरह के प्रयास हुए आजादी के बाद भी, और आज भी प्रयासरत है। 2020 की नई शिक्षा नीति बनी, तमाम तरह के उसमें नई योजनाएं, नई चीजें लागू हुई, है ना। तो शिक्षा के क्षेत्र में दिन पे दिन नई नई प्रगति हुई। जो हमारे स्वतंत्रता के जो ब्रिटिश काल में जो चीजें नहीं थी, आजादी के बाद हुई। आजादी के बाद धीरे धीरे और विकास हुआ, और आज हम एक समृद्ध स्तर पर हैं। हम भी कह सकते हैं कि हाँ, भारत की शिक्षा प्रणाली, हमने पढ़ा था कि विश्व की 3रे नंबर की शिक्षा प्रणाली है, उच्च स्तर की, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में काफी भारत ने परिवर्तन किया, और तेजी से विकास भी हुआ। तो ये तो हमारी थी कुछ नीतियां जो हमारे आजादी के पहले से लेकर और आज वर्तमान समय तक की, और ये सारी नीतियां हुई। 2020 की जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे, क्योंकि वो नोट्स अभी हमने नहीं लिया यहाँ पर। ठीक है। तो इतनी ये सारी नीतियां आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा ध्यान से, और इनको किसी दिन रिवाइज कर लेंगे, कल ही क्लास में करेंगे आप लोग अगर चाहें। उसके बाद थोड़ा सा समय है, उसमें देख लेते हैं पारंपरिक और गैर पारंपरिक शिक्षा क्या है। पारंपरिक और गैर पारंपरिक सभी समझते हो, नाम से जानते हैं इसको, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि पारंपरिक क्या है और गैर पारंपरिक क्या है। पारंपरिक का मतलब शिक्षा, ऐसी शिक्षा जो नियमित स्थान पर दी जाती, किसी संस्थान में या किसी कक्ष में नियमित रूप से जो दी जाती है, जहाँ एक निर्धारित समय होता है, विशेष रूप का एक पाठ्यक्रम होता है, और हमें उपाधियां मिलती हैं। हर कुछ एक निर्धारित होता है, उसी के अनुरूप हमें कार्य करना होता है, शिक्षण कार्य हमारा होता है। गैर पारंपरिक में क्या होता है, हम रोजगार के साथ शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि दूरस्थ शिक्षा हो गई, है ना। ये हम, और इनके ये दोनों चीजें, ये अलग अलग 2 बातें हो गई। तो पारंपरिक और गैर पारंपरिक शिक्षा की बात करें तो ये पारंपरिक क्या है, मूल रूप से निष्क्रिय शिक्षा है, जहां बच्चों को शिक्षक सुनाते हैं, शिक्षक से मिले निर्देशों का बच्चा पालन करता है, शिक्षक निर्देशों के लिए गतिविधि निर्धारित करता है। गैर पारंपरिक में क्या होता है, छात्र स्वतंत्र रूप से चलता है, सक्रिय होता है, छात्र खुद अपना कार्य वो चुनता है, किस गति से ये किया जा सकता है, उसको ये सब वो खुद अपने तरीके से करता है, और शिक्षक यदि कोई हो तो उसे सुविधा हो जाती है। ठीक है। शिक्षक से गाइड उसको मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो अपने तरीके से वो कार्य करता है। शिक्षक होता है तो वो अधिक सुविधाजनक वो शिक्षण उसके लिए हो जाता है। ठीक है ना। उसके लिए ये नहीं कि आपको उसी समय विद्यालय पहुंचना है, उसी इसी पाठ्यक्रम को निर्धारित किया गया, इसको करना है। तो ये पारंपरिक शिक्षा जो है, छात्र को ज्ञान, कौशल और अनुभव प्रदान किया जाता है पारंपरिक शिक्षा में। और लेकिन जो गैर पारंपरिक शिक्षा है, ये छात्रों का सामान्य विकास होता है, और वह मॉड्यूल को सीखने का पर्याप्त ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है। और अन्य बात करें अगर पारंपरिक शिक्षा की, तो इसमें क्या होता है, पारंपरिक शिक्षा में उदाहरण, तथ्य, तर्क, पाठ, समर्पित समय, प्रयास, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। उद्देश्य इसका क्या होता है, परिभाषित कौशल में प्रवीणता प्रदान करना। गैर पारंपरिक में क्या होता है, कानून, सिद्धांत, नियम और अवधारणा का सामान्यीकरण शामिल होता है, और ये मन का संज्ञानात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विकास होता है। यहाँ विद्यार्थी सहकर्मी निरंतर संपर्क में रहते हैं, और यहाँ सीमित और गैर पारंपरिक में क्या होता है, सीमित सहकर्मी संपर्क में रहते हैं।
पारंपरिक में समूह व्यक्तिगत होता है, पूरी कक्षा होती है। गैर पारंपरिक में एक टीम वर्क होता है, प्रशिक्षण और सामूहिक ढंग होता है। मौखिक, पारंपरिक में मौखिक, दृश्य, व्यवहारिक ये होता है। गैर पारंपरिक में समस्या कथन, आंशिक शोध, ये सारी चीजें होती हैं। शिक्षक द्वारा नियंत्रित और इसका मूल्यांकन किया जाता है पारंपरिक को, और गैर पारंपरिक में आत्म नियंत्रण होता है, आत्म मूल्यांकन हम करते हैं। हम जैसे आज हम पढ़ रहे हैं, हम लोग तो क्या है, हम अपना पढ़ते हैं अपने तरीके से, हमें पता है हम कितना हमें आया, कितना हमें समझा, किस चाहिए, हमारा आत्म मूल्यांकन हो गया। विषय वस्तु से संबंधित होती है पारंपरिक शिक्षा, और जो गैर पारंपरिक होती है सहयोग और सहकारिता से संबंधित होती है। कोई विषय वस्तु नहीं होता, कोई पाठ्यक्रम नहीं होता उसका, ठीक है। तो ये हुई पारंपरिक और गैर पारंपरिक शिक्षा। ठीक है, उदाहरण देकर इसमें बताया गया कि जैसे कोई विद्यार्थी इंजीनियरिंग में स्नातक है, उसे नित्य कर्म को पारंपरिक शिक्षा कहेंगे। ठीक है, बाद में रोजगार में 5 वर्ष के बाद उसको प्रबंधन में प्रबंधन में स्नातक की डिग्री चाहिए, या कोई कंप्यूटर कोर्स करना है, तो इसको हम क्या कहेंगे, गैर पारंपरिक। ठीक है, यानी कि जो एक स्नातक का पूरे उसने डिग्री प्राप्त की वो पारंपरिक हो गई, और उसके बाद जो उसने अगर मान लीजिए कोई अदर कोर्स करना चाहता है तो वो हो गया गैर पारंपरिक। ठीक है, तीसरी होती है, अब अगला आता है कौशल आधारित शिक्षा। तो कौशल आधारित शिक्षा, कौशल आधारित शिक्षा क्या होती है? भारत में आप सभी जानते हैं कि युवाओं का देश भारत की केवल 2% श्रम शक्ति ही कुशल है, और जबकि हमारी तुलना में दक्षिण कोरिया की 96% जनसंख्या कुशल जनसंख्या है। चीन की 45% है, यूएसए की 50 से 55% है, जर्मनी की 74% श्रम शक्ति कुशल है। तो इतने सारे वर्ष हम उच्च शिक्षा पर ध्यान देते रहे, रोजगार बढ़ाने और कौशल प्रशिक्षण प्रयासों को दिशा में मतलब ऐसी शिक्षा जो लोगों के अंदर एक स्किल डेवलप करे, है ना, स्किल आधारित, स्किल का विकास हो, कौशल का विकास हो उनके अंदर ये परंपरागत शिक्षा न प्राप्त करके कि हमने पढ़ लिया, पोथियां पढ़ ली, उससे हमें कोई मतलब नहीं, डिग्रियां मिल गई, कोई मतलब नहीं, वो हमारी किसी काम की नहीं। लेकिन एक ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे कि हाँ उनके अंदर एक हुनर विकसित हो, एक कौशल विकसित हो, जिससे वो अपना भविष्य में रोजगार के लिए वो उन्मुख हो सके। तो ऐसी शिक्षा हमारी कौशल आधारित शिक्षा कहलाती है। ठीक है, तो भारत में कौशल आधारित शिक्षण की बात की जानी चाहिए कि इस पर छात्रों को व्यवहारिक और क्रियाशील कौशल का निर्माण करना चाहिए, रोजगार के लिए उनको तैयार करना चाहिए। ठीक है, और रोजगार आधारित कौशल व्यापक विशेषज्ञता की ओर ले जाता है, कौशल विकास हस्तक्षेप से आत्मविश्वास बढ़ता है। तो ये सारी चीजें 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने दूरदर्शी कौशल विकास प्रोग्राम शुरुआत की थी, और स्किल इंडिया मिशन जिसको हम कहते हैं, और जिससे कौशल विकास को बढ़ावा मिला, कौशल विकास पर ध्यान दिया गया। ठीक है, तो ये तो हमारी आज की हुई क्लास की बात। और कल की क्लास में हम उच्च शिक्षा में वास्तुकला, यानी जो जो उच्च शिक्षा में है, पाठ्यक्रम, अध्यापन, जो संकाय है, जो अनुसंधान है, सहभागिता है, इन सारी चीजों की बात करेंगे कि अनुसंधान में की बात करेंगे, और उच्च शिक्षा में यूजीसी की बात करेंगे। ठीक है, उसकी जो रूपरेखा है उच्च शिक्षा की, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड सीएबी की बात करेंगे। अन्य जो हमारी महत्वपूर्ण बॉडीज हैं, है ना, उस शीर्ष स्तर के निकाय है जो उनकी बात करेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान, तो इन सारे विषयों पर कल चर्चा करेंगे। और यूनिवर्सिटी क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, ये सारी अभी हमें पढ़ना है, तो इन सारे विषयों पर कल की क्लास में बात होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, समय हमारा 1 मिनट बचा है।